हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोग के सामने लेकर के आ रहे हैं बहुत ही आसान जानदार लाजवाब गजब का वीडियो। जैसे कि आप लोग को पता है कि वन शॉट चैप्टर का वन शॉट वीडियो का बहुत ज्यादा ही डिमांड चल रहा था बच्चों के बीच में। और खास करके होता क्या है कि नहीं, वन शॉट में देखिए कोई सा भी बच्चे हो, जरा सा इस वीडियो को एक बार समझ लीजिए, कहना क्या चाह रहे इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारे जगह पर आपको देखने को मिलेगा, वन शॉट हो या ऑनलाइन ऑफलाइन हो, बहुत सारे कंडीशन होता है कि वहां पर एक चैप्टर को दो कंडीशन में कवर कराए जाते हैं। एक होता है कि डायरेक्ट आईआईटी जेईई नीट लेवल से आपको मान लीजिए जो है तैयारी करवा दिया, मतलब होगा कि एक बेसिक चीज को छोड़ करके और डायरेक्ट अपर लेवल में चले। कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि खास करके स्पेशल अगर बोर्ड की तैयारी कराते हैं कोई आदमी, तो वहां पर देखने को आपको मिलेगा कि एक बेसिक चीज को बता देते हैं और हाई लेवल चीज को छोड़ देते हैं। तो वहां पर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम होता है, जो डायरेक्ट हाई लेवल पढ़ाते हैं तो वहां पर बेसिक चीज छूट जाता है तो भी दिक्कत होता है। अगर मान लीजिए कोई बेसिक चीज पढ़े, हाई लेवल चीज नहीं पढ़े, तो भी उसको दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हम इन सारे चीजों को, समस्याओं को क्लियर करने के लिए आए हुए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में खास करके वन शॉट जो लेकर के आ रहे हैं इस एक्सरसाइज को, ये आपको फाइनली पूर्ण रूप में हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि हम लोग चलेंगे बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए आप लोग जरा सा इस वीडियो को, वन शॉट वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। तो विशेष लेक्चर नहीं देते हुए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो वीडियो है ये है क्लास 12 फिजिक्स का। इस फिजिक्स में भी पहला चैप्टर जैसे होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है ये आता है आपको फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। किसके अंदर आता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपको देखने को ही मिल रहा है, बोलने से ही लग रहा है, यानी बोलने से ही लग रहा है कि इसके अंदर दो वर्ड है। कितने वर्ड है भाई? दो वर्ड। एक वर्ड हो गया आपको इलेक्ट्रो, एक वर्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रो। और दूसरा वर्ड आपको बोलने से ही लग रहा है कि क्या है? स्टैटिक्स। एक वर्ड हो गया आपको इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड हो गया स्टैटिक्स। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। इसी को जानते हैं कि चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश और रेस्ट को हिंदी में कहते हैं विराम। कहने का मतलब हम लोग एकदम सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गया कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो फाइनली मिलेगा रेस्ट चार्ज। किसके बारे में पढ़ने को मिलेगा भाई? रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, या यूं कहे कि जिसके अंतर्गत हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? एक वर्ड में समझा सकते हैं कि जिसके अंदर हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नहीं होता है तो इसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सिंपल सी बात है, जरा सा हम सिंपल भाषा में समझा देते हैं, देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is that branch of physics in which we study about the nature of charge in the rest। स्पष्ट क्लियर करा मेरे प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये फिजिक्स की वह ब्रांच है, वह शाखा है इन विच
जिसमें, इन विच का मतलब क्या हो गया, जिसमें वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, अबाउट, के बारे में, किसके बारे में, द नेचर ऑफ चार्ज इन द रेस्ट, यानी इस नेचर में जो भी चार्ज रेस्ट के फॉर्म में होगा और उसको हम लोग जहां पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही बात हमने पहले भी समझा दिए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। जैसे देखिए आप लोगों को पहला इसमें टॉपिक पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या पढ़ने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिक लाइंस। तीसरा क्या पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस। चौथा आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चौथा क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पांचवा आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और 6 नंबर आपको पढ़ने को मिलेगा कैपेसिटर। अब बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर क्या करने के लिए आ गया। तो आपको बता दें कि ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट होता है, समझिए ना। लेकिन इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर जो हम लोग को पढ़ना है, ये मेन आपको 4 टॉपिक पढ़ना है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये 4 टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है एनसीईआरटी का, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा फाइनली कंप्लीट। यानी इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर हम लोग को ये 4 टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से पहला हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस और चौथा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये 4 टॉपिक हम लोग इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली आप लोग क्रिस्टल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसे यहाँ पर आपको पहले चार्ज के ऊपर कंडीशन बताया जाता है कि कंडीशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज आपको कई कंडीशन हो सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन, चार्ज किस किस कंडीशन होता है, चार्ज रेस्ट में हो सकता है, चार्ज कांस्टेंट के फॉर्म में हो सकता है, चार्ज एक्सेलरेट कर सकता है। तो आपको कई बार पूछा भी जाता है कि जैसे कंडीशन ऑफ चार्ज है तो किस कंडीशन में चार्ज की किस कंडीशन में क्या काम करता है। जैसे हम लोग इसके हर एक कंडीशन को समझते हैं। पहला कंडीशन देखते हैं, इन केस ऑफ चार्ज, इन केस ऑफ रेस्ट चार्ज बॉडी। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि कंडीशन ऑफ चार्ज के अंदर पहला कंडीशन हो गया कि इन केस ऑफ रेस्ट चार्ज बॉडी। अगर कोई चार्ज बॉडी कहाँ है भाई, रेस्ट में है। अगर कोई चार्ज बॉडी कहाँ है, रेस्ट में है, तो रेस्ट की कंडीशन में क्या काम करेगा। तो अभी हमने जस्ट समझाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बताए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, ये किस चार्ज के बारे में पढ़ने को मिलेगा भाई, तो रेस्ट चार्ज के बारे में। अभी जस्ट समझाए ना कि रेस्ट चार्ज के बारे में जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। मतलब हो गया कि अगर कोई चार्ज बॉडी कहाँ है, रेस्ट में होगा। कोई चार्ज बॉडी अगर कहाँ होगा, रेस्ट में होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस कंडीशन में आपको जो काम करेगा, इस कंडीशन में जो आपको काम करेगा वो हो जाएगा अगर कहने का मतलब कोई चार्ज बॉडी रेस्ट में होगा तो इस कंडीशन में क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या काम करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपसे पूछा जाए कि रेस्ट चार्ज बॉडी के केस में
रेस्ट चार्ज बॉडी के केस में क्या काम करेगा, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? रेस्ट चार्ज के लिए क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दूसरा कंडीशन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा कंडीशन आ जाएगा, इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कहने का मतलब हो गया कि कोई सा भी चार्ज बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी रखता है, कोई सा भी चार्ज बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रखता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस कंडीशन में आपको दोनों चीज काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी काम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों स्पष्ट क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों कि कब क्या काम करेगा और कब क्या काम नहीं करेगा। रेस्ट चार्ज बॉडी के लिए हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा कंडीशन इसमें आता है कि इन केस ऑफ एक्सेलरेटिंग, यानी इस केस में कि चार्ज जब एक्सेलरेट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, तो इस कंडीशन में आप लोग को बता दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी काम करेगा और आपको बता दे कि इसी के साथ साथ EM वेव भी काम करेगा। तो EM वेव का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो रेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेटिंग के कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे कि कंडीशन ऑफ चार्ज को आप लोग समझ गए हैं, मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज माले की जो है आपसे पूछा जाए चैप्टर ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, यानी कह रहा है कि इट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये जरा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऑफ मैटर, यानी कहने का मतलब हो गया कि चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। किसका प्रॉपर्टी होता है, वाई मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगे नहीं कीजिए, चार्ज को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। चार्ज क्योंकि एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बात समझिए ना। तो चार्ज क्या है, चार्ज को कहता है कि डिफाइन नहीं है। चार्ज एक क्या है, प्रॉपर्टी है, क्या है, या इसको कहा जाता है कभी कभी कि मान लीजिए चार्ज एक इंट्रांसिक प्रॉपर्टी है। तो चाहे एक बेसिक प्रॉपर्टी कहिए या इंट्रांसिक प्रॉपर्टी जो कहिए, किसी भी मैटर का होता है, बात समझिए। तो इतना बात समझ लीजिए कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, किसका, तो मैटर का। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपसे पूछा जाता है कि चार्ज, तो चार्ज जानते हैं कि चार्ज दो होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है। चार्ज के रूप में दो चीज हो गया ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला कंडीशन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, तो लिख सकते हैं ना, चार्ज का SI यूनिट स्केलर क्वांटिटीज है या वेक्टर क्वांटिटीज है, बात समझिए ना, या इसका सीजीएस यूनिट क्या है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता रहता है, कई बार ऐसा पूछा जाता है, बात समझिए ना। या कहने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे नहीं पूछे, बट आपको यूनिट तो पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना यूनिट के आप क्वेश्चन डील नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला मान लीजिए पॉइंट है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ज का SI यूनिट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये जरा सा मिस्टेक है, चार्ज का SI यूनिट क्या है, तो कूलम्ब होगा। चार्ज का SI यूनिट क्या होगा भाई, कूलम्ब। दूसरा कंडीशन हो गया कि आपसे पूछा जाता है कि चार्ज का
सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो चार्ज का सीजीएस यूनिट 2 होता है, या तो कहेंगे ईएसयू या कहेंगे स्टेट कूलम्ब। दो कंडीशन में। तो कहने का मतलब हो गया कि चार्ज के लिए तीन चीज आपको क्या होनी चाहिए, याद रहना चाहिए कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब। चार्ज स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटीज है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो ईएस। देखिए वैसे ईएसयू है ना, तो इस ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे कि यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें जरा सा एक चीज हम और समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे चार्ज हो गया, तो यहां पर देखिए 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब इक्वल्स टू, आपसे पूछा जाता है कई बार ऐसा कि 1 कूलम्ब बराबर कितना ईएसयू, 1 कूलम्ब बराबर कितना ईएसयू होता है, या 1 ईएसयू बराबर कितना कूलम्ब होता है। ये दो कंडीशन में आपसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 1 कूलम्ब इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 10 के पावर 9 ईएसयू। अभी हमने जस्ट ईएसयू का फुल फॉर्म बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। तो यहां से क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि 1 कूलम्ब बराबर अगर कहा जाए तो कितना कहेंगे, 3 इंटू 10 के पावर 9 ईएसयू, या इसी को थोड़ा सा लिख सकते हैं 1 कूलम्ब इक्वल्स हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 1 ईएसयू। मतलब ये हो गया कि इंटू के रूप में है, इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं आप कि 1 ईएसयू इक्वल्स हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 10 के पावर 9 कूलम्ब। एक तो 1 ईएसयू बराबर इतना भी कह सकते हैं, और एक कंडीशन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसी को लिख सकते हैं कि 1 ईएसयू इक्वल टू होता है 1 अपॉन 3 इंटू 10 के पावर -9 कूलम्ब। पता है ना, यही 10 के पावर 9 जो है तो नीचे में है तो प्लस, बट नीचे से जैसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को ही शॉर्ट फॉर्म में ईएमयू भी कहा जाता है। और ये जो है ये क्या है, एक हिस्टोरिकल यूनिट है। क्या है, एक हिस्टोरिकल यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें आपको कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि 1 ईएमयू बराबर कितना होता है। ये मेन पॉइंट आपको पूछा जाता है, और ये मेन पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि 1 ईएमयू मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इक्वल्स टू कितना होगा, तो या तो मान लीजिए कि पूरा डिजिट के साथ दिया रहेगा तो 3.33564 इंटू 10 के पावर -10 कूलम्ब के रूप में दिया जाएगा, या इसी को जरा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो 3 इंटू 10 के पावर -10 कूलम्ब भी लिखा जाएगा। तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट 1 ईएमयू इक्वल्स टू रहेगा 3 इंटू 10 के पावर -10 कूलम्ब। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन रिपेल्स each other electron at a distance of 1 centimeter with a force 2.3 into 10 के पावर -24 न्यूटन। मतलब ये हो गया कि यहां पर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसे मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कितना क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को जो रिपेल करेगा वो कितने फोर्स से रिपेल करेगा, वो फोर्स आपको लगता है 2.3 इंटू 10 के पावर -24 न्यूटन। मतलब ये हो गया कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करेगा, या यूं कहे कि 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा,
पहले समझिए, पहले एक चीज समझ लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही रखेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करके रिपेल करेगा। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि चार्ज के अंदर दो चीज आ गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चार्ज के अंदर कितनी चीज आ गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक प्लस और एक माइनस होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि हमेशा एक लड़का किसको देख करके अट्रैक्ट होता है, किसी लड़की को देख करके। आज तक सुना है कि कोई लड़का किसी लड़का को देख करके अट्रैक्ट हो गया, यह लड़का हमको बहुत सुंदर लग रहा है, अट्रैक्ट हो गया है, उसके लिए जान देने के लिए तैयार है? कभी नहीं ऐसा होगा। या कभी सुने हैं कि कोई लड़की किसी लड़की को देख करके अट्रैक्ट हो गई है और वो लड़की उसके लिए जान देने के लिए तैयार है? नहीं, वो लड़की हमेशा किसी न किसी लड़का के लिए जान देने के लिए तैयार होती है। मतलब क्या हो गया कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन हो गया मान लीजिए लड़का और प्रोटॉन हो गए लड़की, तो हमेशा लड़का किसके लिए अट्रैक्ट होगा, लड़की के लिए, और लड़की किसके लिए अट्रैक्ट होगी, लड़का के लिए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा तो एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन वहीं पर मान लीजिए जो है दो प्रोटॉन हो, यानी मतलब हो गया कि दो लड़की है तो लड़की लड़की को एक देख करके क्या होगी, रिपेल होगी, यानी उसको कोई फर्क पड़ेगी। तो उसी प्रकार से दो प्रोटॉन होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, या दो इलेक्ट्रॉन होगा, दो लड़का भी होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करके रिपेल होगा। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो या दो प्रोटॉन हो एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, मतलब सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, इसलिए एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। और जैसे दोनों को 1 सेंटीमीटर के दूरी पे रखते हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स होता है 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। सेकेंड में देखिए, पहला कंडीशन हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा कंडीशन करा प्रोटॉन के लिए कि टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। जिस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन को हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, उसी प्रकार से अगर किसी दो प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो भी इस दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो सेम होगा। क्यों? देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो सेम होता है, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है और दोनों का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसीलिए जब दो इलेक्ट्रॉन को हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो जितना फोर्स इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहा है उतना ही फोर्स प्रोटॉन के लिए काम करेगा। बात समझिए ना? तो प्रोटॉन के लिए भी कितना काम करेगा, 2.3 इंटू 10⁻4 न्यूटन। समझ गया कि दो इलेक्ट्रॉन को अगर 1 सेंटीमीटर के दूरी पर रखेंगे तो इसमें जो फोर्स काम करेगा कितना हो जाएगा, 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। या दो प्रोटॉन को भी अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर के दूरी पर रखेंगे तो भी इस पर फोर्स जो काम करेगा कितना होगा, 2.3 इंटू 10⁻4 न्यूटन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसका कुछ कुछ पॉइंट्स है, बेसिक चीज है, समझ है ना? तो ज्यादा टाइम पास नहीं करने के लिए हमने क्या किए हैं कि भाई ये पॉइंट्स लिख दिए ताकि जल्दी से समझा करके निकल जाए। कहता है कि टू न्यूट्रॉन्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर attract each other with a force 1.9 into 10⁻16 न्यूटन। देखिए, जब दो इलेक्ट्रॉन को रखे तो 1 सेंटीमीटर के दूरी पे तो एक दूसरे को रिपेल किया, मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहा था। दो प्रोटॉन को हमने लिए थे 1 सेंटीमीटर के दूरी पर तो भी देखिए कि दूसरे से दूर भाग रहा था। लेकिन अगर किसी दो न्यूट्रॉन को अगर 1 सेंटीमीटर के दूरी पर रखते हैं तो यहाँ पर अट्रैक्ट मतलब रिपेल नहीं होकर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और ये अट्रैक्ट होता है कितने फोर्स से, तो 1.9 इंटू 10⁻60 न्यूटन से। मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चार्ज एज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन एज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर एज नेगेटिव चार्ज। वन एज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर एज नेगेटिव चार्ज। हमने बताया ना कि चार्ज को दो भागों में बांटा गया है, यानी एक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ये स्पष्ट एक पॉइंट और कर रहा है कि टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मतलब समझ गए ना,
कि दो नेगेटिव चार्ज होगा तो भी एक दूसरे से दूर भागेगा, दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी एक दूसरे से दूर भागेगा, लेकिन जैसे ही एक प्लस एक माइनस होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अभी जस्ट मैंने बताए थे ना कि दो लड़का को कहेंगे एक दूसरे के शादी ब्याह करने के लिए तो नहीं करेगा, दो लड़की को भी कहेंगे एक दूसरे से शादी ब्याह कर लो, नहीं करेगी, लेकिन एक लड़का एक लड़की होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई, रेडी हो जाएंगे। तो सेम के कंडीशन में रिपेल और अपोजिट के केस में अट्रैक्ट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई समस्या नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज का एक बेसिक चीज था, बेसिक पॉइंट था जिसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन अब हम लोग जरा से इसे समझते हैं। स्पष्ट क्लियर कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से पहला क्या हो गया भाई, कंडक्टर। पहला क्या हो गया, कंडक्टर। तो इसे कह सकते हैं that substance which having free electrons called conductor। कहने का मतलब हो गया कि वह सब्सटेंस, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को फ्री रखता। सिंपल सी बात हो गया, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन कैसे पास करता है, वो इलेक्ट्रॉन को फ्री रखता है। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री रखता है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से पास कर जाता है। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं रखता है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से पास नहीं करता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन पास कर गया वो कंडक्टर, जिससे इलेक्ट्रॉन पास नहीं किया तो हो गया इंसुलेटर। बात समझ गया, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बात समझ ले कि जिन चीजों के द्वारा आपको करंट लग सकता है, जिन सब चीजों के द्वारा करंट लग सकता है वो सब के सब क्या हो जाएगा, कंडक्टर, और जिन सब चीजों के द्वारा करंट नहीं लगेगा वो सब क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन को फ्री रखता है वो होता है कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं रखता है वो हो गया इंसुलेटर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना है मेरे प्यारे बच्चों तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कॉपर, आयरन, वाटर मतलब हो गया कि ये सब चीज जो है इससे क्या होता है, करंट आपको लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां तक कि ह्यूमन बॉडी, आदमी का शरीर देखते हुए किसी को करंट लग गया है और उसे जाकर के छुइए तो आपको भी करंट मारेगा। मतलब इंसान का जो बॉडी है, ये हमारे आपका बॉडी भी क्या है, एक कंडक्टर है। हमारी आपका बॉडी भी क्या है, एक कंडक्टर है, और यही रीजन होता है कि करंट लगता है। अगर कंडक्टर न होता तो फिर करंट लगने का कोई चांस ही नहीं था। तो उम्मीद करेंगे कंडक्टर समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन को फ्री रखता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं रखता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। क्लियर, एग्जांपल आपके सामने है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड कंडीशन, इंसुलेटर। सेकेंड में क्या भाई, इंसुलेटर। यहां पर क्या रहा है कि डेट substance which do not contain free electron is called free electron called insulator। मतलब ये हो गया, वही चीज बताए ना कि अभी कंडक्टर में क्या कंडीशन देखिए, जो इलेक्ट्रॉन को फ्री रखता है वो हो गया कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं रखता है वो हो गया इंसुलेटर। क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे मान ली कि इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं रखता है, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं होता है, जैसे कि ले लीजिए एग्जांपल के रूप में प्लास्टिक। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लास्टिक। जैसे मान ली कि ग्लास, क्या हो गया, ग्लास। जैसे देखना है रबर, क्या हो गया, रबर। या यूं कहे
प्योर वाटर, प्योर वाटर। कहने का मतलब हो गया कि इन सब चीजों से आपको करंट नहीं लगता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जिसके द्वारा आपको करंट नहीं लगता है वो सब के सब क्या हो गया, इंसुलेटर। और जिसके द्वारा करंट लगता है वो सब के सब क्या हो गया, वो सब के सब क्या हो गया, कंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर, वैसे यहां पर सेमीकंडक्टर का हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आगे ये पूरा चैप्टर ही है, बहुत ही हाई लेवल हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर को। फिलहाल यहाँ पर ये टॉपिक बनता है सेमीकंडक्टर का, तो थोड़ा सा हल्का हम डिफाइन कर देते हैं, लेकिन इसका पूरा चर्चा हम लोग करेंगे आगे क्योंकि चैप्टर ही है, पूरा सेमीकंडक्टर भरा पड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां पर कह सकते हैं द कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर called सेमीकंडक्टर, यानी स्पष्ट क्लियर कर रहा है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो कंडक्टिविटी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। हमने क्या बोले भाई, जस्ट जो इलेक्ट्रॉन को फ्री रखता है कंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं रखता है इंसुलेटर। लेकिन इस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के जो कंडक्टिविटी रखता है, मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन पास भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा। पहले समझ लीजिए सेमीकंडक्टर कंडीशन क्या है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब हो गया कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के जो कंडक्टिविटी रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये तीनों कंडीशन क्या किए हैं, देख लिए हैं। तीनों कंडीशन क्या किए हैं, देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या भाई, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों काफी आसान सा बात है, मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब कि चार्ज करने का तरीका, जिसमें से पहला करा है चार्जिंग बाय रबिंग। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चार्जिंग बाय रबिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला क्या हो गया, चार्जिंग बाय रबिंग। करा कि व्हेन वी रब्ड अ बॉडी बाय अनदर बॉडी देन फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। रबिंग मतलब क्या होता है, रगड़ना। रबिंग मीन्स रगड़ना। जैसे खास करके देखते होंगे ठंडी के मौसम में ज्यादा ठंडा लगता था तो करते रहते हैं, मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, ठंडा लगता है, जैसे आपस में हाथ पकड़ रहे हाथ क्या हो जाता है, गर्म। हाथ क्या हो जाता है, गर्म। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर चार्जिंग बाय रबिंग काम करता है। क्या काम करता है, चार्जिंग बाय रबिंग। और जैसे ही दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और इसी चार्ज होने की वजह से आपका हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। समझे या नहीं समझे। तो यही चीज कहता कि व्हेन वी रब्ड अ बॉडी बाय अनदर बॉडी, यानी जैसे ही किसी एक बॉडी को हम रगड़ते हैं किसी दूसरे बॉडी से, देन फ्यू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब यहाँ पर देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन मान ले कि जो है पाता है वो क्या है, जो लॉस करता है सो क्या है। स्पष्ट क्लियर कर रहा है कि द बॉडी हु एक्वायर्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब जो बॉडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एंड द बॉडी लॉस सम इलेक्ट्रॉन्स गेट पॉजिटिव चार्ज। जो लॉस करता है वो होता है मान ली कि पॉजिटिव, और जो गेन करता है वो होता है नेगेटिव। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चार्जिंग बाय रबिंग का पहला कंडीशन ये हो गया कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रगड़ करके हम चार्ज कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा कंडीशन क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब हो गया कि एक दूसरे कांटेक्ट में आकर के, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये एक कोई बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है,
जिसके ऊपर चार्ज है, और ये दूसरा बॉडी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। देखिए ये बॉडी है जिसके ऊपर क्या है, चार्ज है। चार्ज के रूप में क्या हमने ले लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज है। ये कोई स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर चार्ज है। ये दूसरा स्फेरिकल बॉडी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम एक महीने किसी अनचार्ज बॉडी को अगर चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। पता है कि नहीं पता है? जैसे सिंपल सी बात है, कहना में है कि जैसे आदमी के साथ रहेंगे वैसा हो जाएंगे। कहते हैं ना, सिंपल सी भाषा सुने होंगे आप लोग कि जैसे आदमी के साथ रहेंगे वैसा हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब तुम निठल्ला के साथ रहेगा तो टाइम पास करने का तुमको आदत बन जाएगा, हमेशा तुम टाइम पास करेगा। किसी काम करने वाले आदमी के साथ अगर रहेगा तो उसी हिसाब से तुम मोटिवेट होगा कि नहीं भाई काम मेरे को करना है, काम मेरे को करना है। तो उस हिसाब से मोटिवेट होने के बाद तू भी धीरे 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 क्या करेगा, काम करने लगेगा। मतलब समझिए कि यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि कह रहा है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब एक दूसरे कांटेक्ट में आने से, एक दूसरे कांटेक्ट में आने से जो दूसरा बॉडी होगा वो भी कहने का मतलब चेंज हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में जैसे हमने दो बॉडी लिए हैं, एक है एक बॉडी है जो चार्ज बॉडी है और दूसरा अनचार्ज बॉडी है। अब जैसे ये अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो कहने का मतलब इसको भी क्या कर दिया जाएगा, चार्ज कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं दिक्कत है। तो अब ऐसे करते हैं कि दोनों बॉडी को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, दोनों बॉडी के एक दूसरे क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, देखिए तो इसके ऊपर चार्ज था। अब जैसे ही एक दूसरे कांटेक्ट में आ गया मतलब क्या हो गया कि दोनों बॉडी अब क्या हो जाएगा, चार्ज। दोनों बॉडी क्या हो जाएगा भाई, चार्ज हो जाएगा। मतलब जो अनचार्ज था वो भी बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? यानी कहने का मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब यही होता है कि किसी अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो चार्ज हो जाएगा। समझे? क्लियर? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका तीसरा कह रहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब तो प्रेरित करना। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। मतलब ये हो गया कि भाई एक चार्ज बॉडी होगा, दूसरा न्यूट्रल बॉडी होगा, अनचार्ज बॉडी होगा, उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। यानी एक चार्ज बॉडी जो होगा वो दूसरे चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन वो दूसरे बॉडी को भी चार्ज होने के लिए प्रेरित करेगा, चार्ज हो जाओ, चार्ज हो जाओ, चार्ज हो जाओ। और वो बिना कांटेक्ट में आए हुए भी वो चार्ज कर देता है। उसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रेरित करना। जैसे हम आपको मोटिवेट करेंगे, भाई पढ़ो 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 पढ़ो, आपके बदला हम पढ़ नहीं देंगे, जो हकीकत बात है, आपके बदला हम पढ़ नहीं देंगे, लेकिन आपको जरूर हम मोटिवेट करेंगे कि पढ़ो 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 पढ़ो। और ऐसा भी होगा कि बहुत सारे बच्चे इससे मोटिवेट होकर के पढ़ भी लेंगे, बस है ना। उसके बदला हम पढ़ तो नहीं दिए, लेकिन हमने क्या किए, मोटिवेट किए उसको पढ़ने के लिए, क्या किए, मोटिवेट किए, और मेरे मोटिवेशन से क्या हो गया, वो पढ़ लिया। तो मतलब यहाँ पर वही कहता है कि एक चार्ज बॉडी होगा, दूसरा अनचार्ज बॉडी होगा। चार्ज बॉडी कहता है कि हम तुम्हारे कांटेक्ट में तो नहीं आएंगे, लेकिन हम तुमको चार्ज जरूर कर देंगे। तो इसी चीज को जरा हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग में जैसे हमने दो रॉड लेते हैं। कितने रॉड लेते हैं भाई, दो रॉड लेते हैं। दो रॉड लेते हैं। अब दो रॉड हमने लिए तो एक रॉड को हम मान लेते क्या है, अनचार्ज, अनचार्ज रॉड है, और एक क्या है, चार्ज रॉड है। प्लीज समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, दो रॉड हमने लिए हैं और दोनों कहने का मतलब हो गया, दोनों देखने को मिल रहा है आपको, जिसमें से एक अनचार्ज है और दूसरा चार्ज है। अब जैसे कहने का मतलब ये चार्ज है, तो इस चार्ज के पास मान लेते हम कि पॉजिटिव चार्ज है। क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने पॉजिटिव लिए हैं तो इसमें पॉजिटिव होगा, नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों।
और जैसे अनचार्ज बॉडी का मतलब न्यूट्रल बॉडी। और किसी न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है, लेकिन उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है। लेकिन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास कोई चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और इसी वजह से वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। समझिए ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस माइनस प्लस, यानी कहने का मतलब होगा कि दोनों चार्ज इसके अंदर होगा। बात समझ रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों चार्ज इसके अंदर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा सा क्या करते हैं, स्टेप नंबर सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि ये एक अनचार्ज बॉडी है। क्या है भाई, अनचार्ज बॉडी है। अब इस अनचार्ज बॉडी को हमने मान लेते हैं कि एक स्टैंड पर रख दिए, फंसा करके एक स्टैंड से रख दिए। ये क्या है भाई, चार्ज बॉडी है। ये क्या है, चार्ज बॉडी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चार्ज बॉडी भी है, तो इस चार्ज बॉडी में देखिए ना कि किस प्रकार के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, मैं पहले बोल दिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव लें तभी पॉजिटिव ले, नहीं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब ये न्यूट्रल बॉडी मतलब इसमें जितना प्लस उतना माइनस होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो इसके अंदर जितने सारे नेगेटिव है, उस सभी नेगेटिव को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट कर लेगा। और जितने सारे इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उस सभी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा भाई, रिपेल कर देगा। इस न्यूट्रल रोड के अंदर या अनचार्ज रोड के अंदर जितने मान ली के नेगेटिव चार्ज है, उन सारे नेगेटिव को क्या किया, ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है, और जितने सारे पॉजिटिव उसको रिपेल कर दिया है। मान लीजिए कि इस मोहल्ले के जितने सारे लड़की थी, इस मोहल्ले के जितने सारे लड़का है, सब आपस में सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, सब एक दूसरे से क्या हो गया भाई, सेट हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर बच गया है पॉजिटिव चार्ज। तो इस मोहल्ले में माने कि क्या बच गया है, इस मोहल्ले के सारे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ सेट हो गया है। तो इस पॉजिटिव को भी तो नेगेटिव चाहिए ना। तो इसको जो नेगेटिव चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं, इसको जो नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव के लिए किसका व्यवस्था करेंगे, अर्थिंग का व्यवस्था करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और पता है कि अर्थ एक खुद न्यूट्रल बॉडी होता है। अर्थ क्या होता है, एक न्यूट्रल बॉडी होता है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अगर इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव देना शुरू कर देगा, और नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव देना शुरू करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए कि ये जो मान ली कि आपको देना शुरू करेगा, वो क्या चीज, नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ पर क्या कर दिया हमने, अर्थिंग। क्या हो गया ये, अर्थिंग इज कनेक्टेड, अर्थिंग इज कनेक्टेड। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। अब जैसे ये नेगेटिव देगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव तो भाई स्टेबल है। अब इसको जैसे ही नेगेटिव मिलेगा, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेप नंबर थर्ड मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा इसे भी हम लोग समझते हैं। स्टेप नंबर थर्ड में देखिए, ये जो बगल में है, कहने का मतलब हो गया कि चार्ज बॉडी, ये इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर काम कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। इसके अंदर केवल पॉजिटिव चार्ज है। क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कहने का मतलब जो भी नेगेटिव है, उस नेगेटिव को तो भाई ये पॉजिटिव अपनी ओर क्या किया है, अट्रैक्ट करके रख लिया है। अब ये अर्थिंग से जैसे ही कनेक्ट हुआ है, तो कहने का मतलब ये अर्थिंग क्या किया है भाई, ये पॉजिटिव वाले था, इसको नेगेटिव का जरूरी था, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब दे दिया तो इसके अंदर प्लस माइनस दोनों आ गया। अब ये अर्थिंग कहता है कि भाई तुमको नेगेटिव चार्ज का जरूरी था, हमने नेगेटिव चार्ज दे दिए, अब हम जा रहे हैं, अब मेरा कोई काम नहीं है। ये क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट। अर्थिंग इज डिस्कनेक्टेड,
कनेक्टेड, यानी यहां से अर्थिंग को क्या कर दिया जाता है, डिसकनेक्ट कर दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब एक चीज तो गौर कीजिए आप कि इसमें देख रहे हैं कि इस साइड नेगेटिव चार्ज था और इस साइड केवल पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इसमें पॉजिटिव के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो बगल वाला है ये कह रहा है इसको देखो तुमको हम चार्ज कर दिए, क्योंकि तुम्हारे पास उस साइड केवल पॉजिटिव था और अब तुम्हारे पास नेगेटिव हो गया, मतलब तुम्हारे अंदर चार्ज आ गया है। अब हम तुमको चार्ज कर दिए हैं, कहने का मतलब कि भले ये चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी कांटेक्ट में नहीं आया है, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या हो गया, चार्ज। क्या हो गया, चार्ज। अब हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में कहता है भाई मेरा मेन मकसद था तुमको चार्ज करना, हम तुमको चार्ज कर दिए, मेरा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं। कहता ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, अब जरा सा देखिए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, तो इस साइड केवल नेगेटिव चार्ज है, इस साइड केवल नेगेटिव चार्ज है और इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अब एक चीज मेरे को बताइए कि इसके अंदर ज्यादा प्लस होगा या ज्यादा माइनस होगा, तो सिंपल लॉजिकल बात है भाई, इसमें कोनो दिमाग लगाने वाला बात नहीं। सर बच्चों देखेगा तो बता देगा, बिल्कुल सही बात है। इस साइड खाली नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इस साइड भी नेगेटिव इस साइड भी नेगेटिव और इस साइड आधा ही पॉजिटिव है, मतलब इसमें ज्यादा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे ही इसमें ज्यादा नेगेटिव होगा, अब जैसे ही इसमें ज्यादा नेगेटिव होगा, तो ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब समझ गए ना, ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि सारे नेगेटिव माइंड करेगा आपस में कि पॉजिटिव हमको मिल जाए हमको मिल जाए हमको मिल जाए, सब आपस में क्या करेगा, लड़ने लगेगा। जैसे ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन को डिमांड क्या चाहिए, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि कहीं पर 2 गो लड़की है 50 गो लड़का, तुम्हारे फंसेगा ना, सब चाहेगा कि हमरा मिल जाए तो हमरा मिल जाए, माइंड फंसेगा ही। सिंपल सी बात है। तो वही साथ इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है, अब सब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगेगा, कॉलिजन करेगा। यही जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने के बाद क्या होता है कि कंडक्टर से बाहर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर आ जाता है। मतलब बाहर आने का मतलब क्या हो गया, ये पहले अनचार्ज था और अब क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। और यही जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है तो शॉर्ट सर्किट वगैरह भी लगता है, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए ज्यादा। तो उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों मेन मकसद इसका चार्ज करना था और इन्होंने क्या किया, चार्ज कर दिया कि भाई तुम्हारे पास पहले माने कि नेगेटिव नहीं था, एक्स्ट्रा नेगेटिव हम तुमको ला दिए हैं, चार्ज कर दिए हैं। तो चार्जिंग बाय रबिंग मतलब हो गया, देखिए चार्ज करने का 3 तरीका आप लोग देख लिए। पहला कंडीशन हो गया कि 2 बॉडी को रगड़ करके चार्ज कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए है कि एक दूसरे यानी कोई अनचार्ज बॉडी है और उसे अगर किसी चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो वही बॉडी चार्ज हो जाएगा। तीसरा कंडीशन देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब होगा कि कोई अगर चार्ज बॉडी है तो बिना कांटेक्ट में आए हुए भी वो अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकता है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ मेथड ऑफ चार्जिंग तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं इसी के ऊपर कुछ पॉइंट्स को। जैसे यहाँ पर कह रहा है एक क्वेश्चन बना करके कि व्हेन टू लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अभी तक आप लोग क्या देखे, इससे पहले जो पॉइंट्स पढ़े हैं कि टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी दो सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है, दोनों माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन यहाँ पे जरा सा उल्टा पूछा जा रहा है कि टू लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी दो सेम चार्ज होने के बावजूद भी कब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो आंसर के रूप में जैसे देखिए कहता है कि लाइक चार्ज में अट्रैक्ट ईच अदर, यानी दो लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है व्हेन एटलीस्ट वन चार्ज बॉडी सम शेप एंड चार्ज इज ऑन मच ग्रेटर देन अदर बॉडी। मतलब हो गया कि सबसे पहला कंडीशन दो चीज, एक तो पता है कि इसका यानी एक चार्ज बॉडी जो होगा वो एक चार्ज बॉडी आपको बहुत बड़ा होना चाहिए और एक चार्ज बॉडी बहुत छोटा हो, शेप में सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कहता है कि अगर एक चार्ज बॉडी के कंपैरिजन में
दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज अगर बहुत बड़ा हो, बहुत ज्यादा हो, कहता मच ग्रेटर, बहुत बड़ा हो, जैसे एक बॉडी है दूसरा बॉडी है, तो अगर एक बॉडी बहुत छोटा है और दूसरा बॉडी बहुत बड़ा है, तो इस कंडीशन में भी एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को, यानी दोनों बॉडी सेम चार्ज होने के बावजूद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए साइंस के एग्जांपल के रूप में समझते हैं, तो हमारे आपके बॉडी के कंपैरिजन में धूलकण जो होता है बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है किसी से देख तक नहीं पाते हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अगर वहां पर कंपैरिजन किया जाए कि धूलकण यानी पार्टिकल को, धूलकण के पार्टिकल को और अपने बॉडी से, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि बहुत छोटा हो गया। लेकिन हमारे आपके बॉडी में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, वो भी एक पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। एक ही समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए धूलकण अगर हमारे बॉडी के साथ अगर अट्रैक्ट नहीं होता तो पूरे जीवन में एक बार स्नान कर लेते तो काम चल जाता, बार बार नहाने का झंझट ही खत्म था, है कि नहीं? एक बार पैदल लेते स्नान कर लिए, कहानी खत्म, दोबारा नहाने का जरूरी नहीं है कि नहीं? लड़की सबको भी सुधा मिलता है, एक बार लिपस्टिक लगा लेती चलते रहता है कि नहीं? एक बार काजल लगा लेती लक्ष्मी के बस चलते रहता है। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि सेम चार्ज होने के बावजूद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। दूर कना करके चेहरा बैठता है तब तो मालिक इतना स्नो पाउडर गार्नियर फिर लवली मारते रहते हैं, डिंग डांग करते रहते हैं, नहीं तो कोई जरूरी था क्या? कोई जरूरी नहीं था। एक बार सीधा बन छन के तैयार, हमेशा के लिए कंप्लीट, कोई जरूरी नहीं है रोज रोज बने छनने का। तो कहने का मतलब है कि सेम चार्ज होने के बावजूद एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कब? जब एक चार्ज बॉडी बहुत छोटा हो और दूसरा चार्ज बॉडी बहुत बड़ा हो, एक दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए देख रहे हैं कि यहाँ पे टेबल बना करके भी दे दिया है कि जिस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, और ये भी एक दूसरे को क्या करते रहता है, इसी प्रकार से अट्रैक्ट करता है। देख रहे हैं ना, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या करते रहता है, डाइवर्सन करने के बाद यहाँ पे चार्ज भी क्या होता है, लॉस होता है और गेन होता है। बात समझिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे चार्जिंग वायर रिंग बताए थे ना, चार्जिंग वायर रिंग में कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के साथ अगर करते हैं तो वहां पर देखे थे कि कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो ये पेयर के रूप में कुछ भी हो सकता है, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के रूप में आपके एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया गया है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, जब किसी ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा, इसी के बारे में आपको बताने के लिए कहा गया है। ये चार्जिंग वायर रिंग के ऊपर जो है ना, ये 6 पॉइंट जो है इसमें से कुछ भी ले सकता है। बात ड्राई हेयर हो गया, कम हो गया, इसके लिए भी ले सकता है। तो जानते हैं कि जैसे ही कंघी को मान लीजिए जो है बाल में रगड़ते हैं तो बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, कंघी पर चला जाता है, और ये जो मान लीजिए जो है तो वहां पर कागज का छोटा टुकड़ा, बचपन में खेले हैं चीज कि पेन को बार बार रगड़ते थे और कागज के छोटे टुकड़े में सटाते थे तो सट जाता था। तो जैसे पेन और कागज के छोटा टुकड़ा हो गया तो वहां पर क्या होता है कि क्वेश्चन मान लीजिए वहां पर भी अलग कंडीशन हो गया, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर और रब्ड कम सॉरी या पेन रब्ड पेन, या मान लीजिए जो है कागज के छोटे टुकड़ा या रगड़े हुए कंघी है, यानी कहने का कुछ भी हो सकता है जो कि पेयर के रूप में यहाँ पे दे दिया है। ये 6 पेयर होता है जिसमें से किसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन दिया सकते हो। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है जो किसके ऊपर है, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के ऊपर दिया गया है। यह क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बात को एक्सप्लेन करना है, बताना है, बस हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, परिमाणित। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, परिमाणित, मतलब चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है ये आप आसानी से पता कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के सहारे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि आखिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट, since we know that charge, since we know that charge appear on a body, charge appear on a body due to transfer of electrons, due to transfer of electrons
the transfer of electron is always takes place in integral multiple फॉर्म। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को स्पष्ट क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने का केवल प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि चार्ज अपीयर ऑन अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होकर क्या है, वो चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और इसलिए चार्ज हुआ है। जैसे मोबाइल को ही चार्ज करते हैं तो चार्जर को बोर्ड में लगाते हैं, तो चार्जर का जो वायर होता है उसके सहारे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और वही इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से मोबाइल आपका क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो सिंपल सी बात एक ही चीज को समझ लीजिए कि कोई सा भी बॉडी अगर चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं से क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से कोई सा बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो यही कह रहा है कि सिंस वी नो दैट चार्ज अपीयर ऑन अ बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी बॉडी पर अगर चार्ज है मतलब कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म। और एक चीज और बता दे कि जैसे ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, तो इंटीग्रल के फॉर्म में होता है। इंटीग्रल मतलब हो गया नेचुरल नंबर के रूप में ट्रांसफर होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 के रूप में ट्रांसफर होता है। ये कभी भी आपको कहने का मतलब हो गया कि डेसिमल या फ्रैक्शन के रूप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आपको वैसे भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर होगा तो पूरे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, आधा इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि हमेशा आपको नेचुरल नंबर इंटीग्रल नंबर के रूप में होगा। और सिंपल सी बात है ना, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है उतना से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, बस तो क्या पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर N, वेयर ये यहाँ पर Q क्या हो गया भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले समझ लीजिए, आप लोग को मन में चलोगे सर डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिख लीजिए, ये Q बराबर N कैसे होगा, पहले समझ लीजिए, समझा रहे इस चीज को। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q क्या क्या हो गया यहाँ पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, N क्या हो गया, इंटीग्रल नंबर, क्या हो गया, इंटीग्रल नंबर, n हो गया इंटीग्रल नंबर जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 हो सकता है। E हो गया आपको क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। हम आपको कहेंगे कि आपको हम 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कितना इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो बताइए कि आपके पास चार्ज कितना है। तो भाई सबसे पहला कंडीशन हम नंबर के रूप में कितना इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 2, कितना इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 2। तो चार्ज निकालने के लिए कहेंगे कि अगर हम आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो बताइए कि आपके पास चार्ज के रूप में कितना होगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा Ne, तो N के रूप में कितना हो गया 2, और E हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी जितना इलेक्ट्रॉन, n हो गया नंबर, इलेक्ट्रॉन फिक्स होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रॉन का, चार्ज पता चल जाएगा। आसान है कि नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन आपके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल चार्ज पता चल जाएगा उस बॉडी के पास कितना चार्ज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप पता कर सकते हैं कि आपके पास चार्ज कितना है। जैसे देखिए इसी के ऊपर हमने एक क्वेश्चन बना करके भी लिखे हैं, देखिए कह रहा है कि व्हाट इज
the value of charge? What is the value of charge on a body? यानी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा, ये चार्ज आपको फाइंड करने के फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। कहता है कि which carry 20 excess electron, जबकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भाई 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n का वैल्यू क्या किया गया है, दे दिया गया है। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 20। तो आपको इलेक्ट्रॉन तो E का वैल्यू तो पहले से पता है कि कहीं पर भी इसका फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। 1.6 into 10 के पावर -19 कूलम होगा। तो चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए तो चार्ज का फॉर्मूला जस्ट पता है, Q बराबर Ne। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 20 और E इक्वल्स टू क्या हो गया 1.6 into 10 के पावर -19। डेसिमल बना देंगे तो 10 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 32 into 10 के पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे बच्चों? आसान है कि नहीं है? काफी आसान है। यानी इस आसान तरीके से आप कहने का मतलब है कि फाइंड कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है या कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। चार्ज का पहला प्रॉपर्टी था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या हो गया भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कह सकते हैं ना कि टोटल चार्ज इज कंजर्व, टोटल चार्ज इज कंजर्व by an isolated system। मतलब हो गया ये मेरे प्यारे बच्चों कि चार्ज को आप कंजर्व कर सकते हैं, चार्ज को आप जमा करके रख सकते हैं छोटे छोटे सिस्टम के द्वारा। जैसे देखते हैं ना, मुझे पता है कि चार्ज को न तो क्रिएट किया जाता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये इसको केवल और केवल ट्रांसफर किया जाता है, समझिए ना। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पर स्पष्ट करा कि टोटल चार्ज इज कंजर्व बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी छोटे छोटे सिस्टम के द्वारा चार्ज को आप कंजर्व कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। जैसे इन्वर्टर वगैरह हो गया, तो क्या करता है, चार्ज को जमा करके रखता है। मोबाइल का बैटरी हो गया, चार्ज को क्या करता है, जमा कर लेता है। तो चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया कि चार्ज को आप जमा भी कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी जिसका कहता है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो कह सकते हैं चार्ज कैन बी added by simple rule of algebraical मेथड। यानी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में स्पष्ट क्लियर करा मेरे प्यारे बच्चों कि चार्ज कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रिकल मेथड। यानी चार्ज को आप जोड़ सकते हैं एक सिंपल रूल जो होता है अलजेब्रा का, उस मेथड से। तो अलजेब्रा देखिए, आप इसमें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रिकल मेथड क्या होता है। तो अलजेब्रिकल मेथड मतलब 2 + 3 = 5 होता है ना, या 3 + 2 = 5 होता है ना, या 7 + 2 = 9 होता है ना। तो इस मेथड से, इसी मेथड को हम कहते हैं सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रिकल मेथड। और चार्ज को आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो या तो आपको टोटल चार्ज कहे निकालने के लिए, क्या कहेगा, टोटल चार्ज कहेगा निकालने के लिए, या इसी में कहेगा नेट चार्ज निकालने के लिए, नेट चार्ज निकालने के लिए। तो टोटल चार्ज कहे निकालने के लिए या नेट चार्ज कहे निकालने के लिए, तो जितना चार्ज होगा सभी को आपस में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ देंगे। सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही सभी को जोड़ देंगे तो नेट चार्ज या टोटल चार्ज आपको क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो नेट चार्ज या टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या निकल गया, Q1 + Q2 + Q3 + ... कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों। तो नेट चार्ज आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर एक एग्जांपल लेकर के, क्वेश्चन लेकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक Q1 = हो गया +2 कूलम, Q2 = हो गया -3 कूलम, एंड
Q3 इक्वल्स टू हो गया +5 कूलम। then find the net charge। तो आपको नेट चार्ज कहेगा निकालने के लिए, तो नेट चार्ज का फॉर्मूला तो देख पा रहे हैं, क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीन ही चार्ज है यहाँ पर, तो तीन ही चक लेंगे। तो Q1 का वैल्यू क्या हो गया +2 कूलम, Q2 का वैल्यू क्या हो गया -3 कूलम, Q3 का वैल्यू क्या हो गया +5 कूलम। तो दोनों को जोड़ देते क्या हो गया 7 कूलम, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 कूलम, घटा देंगे तो क्या हो गया 4 कूलम आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को भी क्या किए देख लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को भी क्या किए मेरे प्यारे बच्चों देख लिए। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।